जिस दिन एल्बाफ में स्नोफॉल होगी, लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म आएगा, एक बीस्ट अपीयर होगा जो कि पूरे एल्बाफ के स्काई को कवर कर देगा। एंड अलोंग विद द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन द सन गॉड शॉल अपीयर। जी हाँ, वन पीस चैप्टर 1174 ने कुछ क्रेजी ही कर दिया, क्योंकि एल्बाफ के अंदर हमको देखने को मिलेगा सन गॉड जो कि एज अ लिबरेटर की तरह यहाँ पे आया है। लेकिन उसके साथ साथ हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक ऐसी पावर को होल्ड करता है जिसने भाई वन पीस की जो पावर रैंकिंग है, पावर स्केल जो किया जाता है, उसके अंदर भाई यहाँ पे बवाल ला के रख दिया। क्या इस पर्सन को कौन सी रैंक पे रख सकते हैं भाई हम लोग? क्या लिटरली ये पर्सन फर्स्ट रैंक को डिजर्व करता है, जहाँ पे चैप्टर का टाइटल ही है द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द वर्ल्ड। अब वेल, ये टाइटल यहाँ पे लूफी और इस पर्सन से रिलेट तो कर ही रहा है, जो कि ऑब्वियसली तुम लोग समझ गए हो कि लोकी ही है यार। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये टाइटल किसी और चीज को भी रेफर कर रहा है, जिसके बारे में हम चैप्टर के अंदर जानेंगे। सो चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड ये जो टाइटल है स्ट्रॉन्गेस्ट का, उसके साथ साथ यहाँ पे जो चैप्टर के अंदर हमें रिक्वेस्ट कवर पे देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं गोल्डी रॉजर को, जिसने भाई लिटरली एक टीरेक्स को यहाँ पे टेम कर लिया और उसको यहाँ पे खाना खिला रहा होता है। सो यार, मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल के ऊपर एक और स्ट्राइक शुएशा की तरफ से आ चुकी है, जो कि वन पीस की कंपनी है, जहां पे भाई चैनल के ऊपर ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। चैनल का भाई लिटरली काफी ज्यादा ही डाउनफॉल चल रहा है। स्ट्राइक्स के बाद स्ट्राइक्स भाई आते जा रही है चैनल के ऊपर, जिसको लेके मैं भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ पैनल्स तो मेरे को शो करने ही पड़ेंगे, तभी तो भाई यहाँ पे जो स्टोरी है वो कन्वे हो पाएगी ना। सो तुम लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो, जहाँ पे कुछ आने वाले वीक्स के अंदर तुम लोग भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हाइप करो, जिससे भाई यूट्यूब को समझ आए कि हाँ भाई इस क्रिएटर की वीडियो भाई लोगों को पसंद आ रही है यार। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे भाई सॉमर्स ने अपने स्पाइक कॉम्बो को यूज करके जो नीका वाला एमएमए मॉन्स्टर था उसको भाई यहाँ पे उड़ा के फेंका, जो कि सीधा जा गिरता है वो शिप के ऊपर, जिससे भाई यहाँ पे बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो शिप तो डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ। लेकिन यहाँ पे सॉमर्स देखता है कि जहाँ पे भाई शिप खड़ा था यानी कि सी क्लाउड्स के ऊपर, वहां पे भाई काफी बड़ा होल हो चुका है अब, जिसकी वजह से जिस तरह से यहाँ पे भाई बच्चे चलते चले जा रहे हैं, गुनको के एरोस को फॉलो कर रहे हैं, वो तो भाई उस सी क्लाउड की तरफ पहुंचेंगे और सीधा वहां से नीचे जा गिरेंगे, जिससे ऑब्वियसली उनका कचुम्बर बन जाएगा यार। जिस चीज को सोच के यहाँ पे थॉमस गुनको को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है कि अरे गुनको यार, इस एरो को स्टॉप कर, नहीं तो यार बच्चे यहाँ पे लिटरली मर जाएंगे। बट ऑब्वियसली भाई गुनको को तो कोई और ही कंट्रोल करके बैठे, यहाँ पे ईमू ने उसके ऊपर कंट्रोल ले रखा है, तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे उसको रोकना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड इसी बीच थॉमस ये भी देखता है कि जो पेरेंट्स है, बच्चों के जो गार्डियंस है, वो भी यहाँ पे गुनको के एरोस को स्टॉप करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स से भाई कुलाड़ी से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली में दांतों से उसको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली भाई वो एरो रुकने वाला है नहीं, ऐसे फटने वाला है नहीं। जिसको देख के यहाँ पे थॉमस भी कहता है कि अगर भाई ये एरो रुक जाते तो मैं इसको भाई जरूर रोकने की कोशिश करता, लेकिन ये एरो ऐसे भाई रुकने वाले नहीं है। बट फिर तभी थॉमस के मन में एक ख्याल आता है, अरे जरा रुको यार, ये जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सेव करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन भाई ये एरो तो यहाँ पे रुकने वाले हैं नहीं, और ऊपर से ये जो बच्चे हैं मेरे ही थॉन से यहाँ पे कवर हो रखे। इसका मतलब ये है कि ये जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को भाई बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाएंगे, एंड ये बच्चे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे नीचे गिर के इनकी डेथ हो जाएगी। ये चीज तो कुछ ज्यादा ही डिलीशियस वे है भाई डाई होने का। एंड लिटरली इस चीज को सोच के थॉमस का जो भाई एक्सटेसी वाला रिएक्शन था, क्या ही भाई यहाँ पे थॉमस रिएक्शन देता कि उसको तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है भाई। थॉमस यहाँ पे कहता कि होल्ड ऑन यार, ये चीज काफी वर्थ इट हो सकती है, मेरे लिए भाई एंटरटेनमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरो है वो भाई गुनको है, और गुनको को यहाँ पे ईमू कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये सारी जो गलती वो तो ईमू की हुई ना भाई। लिटरली भाई यहाँ पे थॉमस पिटने वाला है भाई ईमू से, यहाँ पे सब चीज को भाई ईमू के ऊपर ढालने की सोच रहा है। इसका भाई यहाँ पे इस आर्क के अंदर खेल खत्म होने वाला है भाई। थॉमस यहाँ पे सोचता है कि मेरी तो चलो इसमें कोई गलती है भी नहीं, और यहाँ पे बच्चे मर भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे वो लोग बच्चों को पकड़ लेंगे। एंड ही इज लाइक, यहाँ पे भाई पेरेंट्स भाई काफी ज्यादा डेस्परेट है अपने बच्चों को सेव करने के लिए। ये काफी ज्यादा थ्रिलिंग है। थॉमस को भाई कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, कुछ ज्यादा ही एक्सटेसिव फील हो रही है यार। सो थॉमस यहाँ पे बच्चों और उनके पेरेंट्स के आगे डिक्लेयर करता है, देखो भाई हम लोग तो तुम लोगों को यहाँ पे सेफली होली लैंड के अंदर ले जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो शिप था और जो सी क्लाउड था वो यहाँ से वैनिश हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम लोग यहाँ पे नीचे गिर के मरने वाले हो, यानी कि तुम लोगों की काफी यार ट्रेजिकली हिलेरियस, आई मीन ट्रेजिकली मिजरेबल डेथ यहाँ पे अवेट कर रही है यार, जिसकी यहाँ पे सारी बातों को किलिंगम भी सुन रहा होता है। एंड ही इज लाइक, ये इडियट आखिर करने की क्या कोशिश कर रहा है, इतनी मुश्किल से तो हम बच्चों को पोर्ट की तरफ लेके आए थे, और यहाँ पे सब लोगों को मरने के लिए भेज रहा है। जहाँ पे फिर सीन अब ओइमो की तरफ चल
चलता है और हम देखते हैं कि वो भाई लिटरली अपने हाथों को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है अपने ग्रैंड चाइल्ड को सेव करने के लिए, जो कि भाई थॉन से कवर हो रखा है। लिटरली यहाँ पे ओइमो भाई उसके ऊपर हाथ डालता है, उसको कवर करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे ओइमो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड आता है। एंड यहाँ पे इंजर्ड होकर वो कहता है कि भाई बच्चों को यहाँ पे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है जब तक यहाँ पे एरो नहीं रुक जाएगा। एंड सारे पेरेंट्स इस बात को सुन के कहते हैं कि क्या हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते? लिटरली क्या वो अपने बच्चों को यहाँ पे नीचे गिरते हुए मौत की तरफ जाते हुए देखते रहेंगे बस? एंड अगर सही में बच्चे ऐसे ही बढ़ते रहे तो यहाँ पे सी क्लाउड से नीचे अंडरवर्ल्ड के अंदर जा गिरेंगे, जहां से उनकी बॉडी को भी रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा यार। जिन सब बातों को सुन के सॉमर्स तो यहाँ पे लिटरली भाई गला फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है। एंड सारे पेरेंट्स उसके ऊपर चिल्लाते कि साले डीमन चुप हो जा, हंसना बंद कर दे तू। एंड इसी बीच यहाँ पे हम बच्चों को भी देखते हैं जो कि काफी यार सैड फील कर रहे हैं। एंड ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कि क्या ये हम लोगों की डिवाइन पनिशमेंट है, हम लोगों ने भाई काफी बुरे कांड करे हैं। बच्चे ऑब्वियसली भाई काफी शरारती होते ही, वो कुछ ना कुछ उन लोगों ने करा ही होता है। जिन चीजों के बारे में वो सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद भाई हम लोगों को अच्छा बिहेव करना चाहिए था, हम लोगों की यहाँ पे शायद डेथ हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भाई सब लोग रो रहे होते हैं इस चीज को लेके कि हम लोग भाई शायद यहाँ पे अच्छा बिहेव करते तो ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता। सब लोग यहाँ पे सारे बच्चे हेल्प हेल्प चिल्ला रहे होते हैं। एंड इसी बीच यहाँ पे काफी इमोशनल सा मोमेंट चालू हो जाता है जहाँ पे सारे बच्चे अपनी शरारतों के बारे में सोच रहे होते हैं। हम कॉलन को देखते हैं जो कि भाई लिटरली एक बच्चे से ड्यूअल करके आया था, एक टॉय को जीत के आया था, जिस चीज को लेके यहाँ पे रिप्ले उसको कह रही थी तुझे पता है ना सन गॉड है यहाँ पे नोटी बच्चों के ऊपर नजर रखता है। बट कॉलन तो यहाँ पे यही कहता है कि मैं तो इसको ड्यूअल के अंदर जीत के आया हूँ, लेकिन रिप्ले लिटरली उसका कान पकड़ के कहती है कि तुझे पता है तू काफी बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है यार, तुझे जो बच्चे वीक है उन लोगों से काइंड बिहेव करना चाहिए। एंड लिटरली यहाँ पे उसको सुना रही होती कि जाके इस टॉय को वापस करके आ। एंड ऐसे ही बाकी बच्चों की शरारतों को हम देखते हैं कि कैसे भाई कुछ बच्चे खाना नहीं खाते, उनकी मम्मी उनको सुना रही थी कि यार तुझे मेरा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ बच्चे भाई अपनी फादर की स्वॉर्ड को लेके यहाँ पे लड़ने के लिए चले जाते हैं। कुछ बच्चे भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पे हेट करते हैं क्योंकि वो पास के टाइम पे पायरेट हुआ करते थे, जिनकी भाई रेपुटेशन ऑब्वियसली अच्छी नहीं होती है। कुछ बच्चे यहाँ पे झूठ बोलने की वजह से सुन रहे होते हैं। एंड लिटरली एक बच्चा तो यहाँ पे भाई अपना होमवर्क घर पे छोड़ के आया होता है, उसकी मम्मी यहाँ पे उसके होमवर्क को भाई स्कूल के अंदर ले आती है। लिटरली यहाँ पे ये बच्चा अपनी मम्मी को सुना रहा था कि मैं जानबूझ के छोड़ के आया था अपने होमवर्क को क्योंकि मैंने होमवर्क किया ही नहीं था। एंड वेल ये सब सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि कॉलन लिटरली एंड पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने यहाँ पे रिप्ले आ जाती है और अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं करती और यहाँ पे वो कॉलन को टाइटली हक कर देती है, जिससे ऑब्वियसली वो काफी यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है। जहाँ पे रिप्ले कॉलन से कहती है कि मैं तुझे यहाँ पे सेव तो नहीं कर सकती, तुझे यहाँ पे मरने से बचा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे अकेले मरने भी नहीं दूंगी, मैं तेरे साथ ही मरूंगी। जहाँ पे उसको टाइटली हक कर देती है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल सीन है यार। एंड वेल यहाँ पे ऐसे ही करके हम देखते हैं कि एक एक करके सारे पेरेंट्स, सारे गार्जियंस अपने यहाँ पे बच्चों को हक कर लेते हैं, जहाँ पे एक एक करके सारे भाई यहाँ पे नीचे जा गिरते हैं। जिस चीज को देख के सॉमर्स तो कुछ ज्यादा ही कुछ हो रहा है, यहाँ पे फाड़ फाड़ के भाई हंस रहा है, गला फाड़ फाड़ के हंस रहा है, वो पागल ही हो गया लिटरली। बट बच्चों का यहाँ पे जो गिरने वाला सीन था, पेरेंट्स का यहाँ पे भाई अपने बच्चों को, गार्डियन का यहाँ पे अपने बच्चों को सेव करने वाला सीन था, ये भाई काफी ज्यादा ही इमोशनल है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ये भी रिलेट करें कि ये जो चैप्टर का टाइटल है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, वो यार मदर अपने पेरेंट्स या फिर गार्डियन से भी रिलेट करते हैं कि किस हद तक भाई वो जा सकते हैं अपने बच्चों को सेव करने के लिए। भाई इवन अगर तुम लोगों को याद होगा तो जब स्कूल में बच्चों से पूछा गया था तुम लोग भाई सबसे ज्यादा किससे डरते हो, एक बच्चे ने भाई लिटरली कहा था मैं तो अपनी मम्मी से डरता हूँ। पर यहाँ पे लिटरली हम वही सीन देखते कि वही मम्मी भाई आती है और अपने बच्चे को हक कर लेती है, जिस चीज को देख के वो बच्चा भी कहता है कि सॉरी मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कहा कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही डरता। बट उसकी मम्मी तो यही कहती कि कोई बात नहीं यार, अगर तुझे मुझसे डर लगता भी है तो हम जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को सेव करने के लिए, मैं तुझे ऐसे यहाँ पे मरने नहीं दूंगी। एंड ये सब सीन को देख के जोहाना जो लड़की है जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो सोचती कि ये कितना अच्छा है कि उनके पेरेंट्स उनको हक करे, पर मेरे पास तो ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन तब यहाँ पे हम पास्ट के टाइम का भी सीन देखते हैं जहाँ पे जो आंजे सेंस है वो यहाँ पे जोहाना से कह रही थी कि मैं स्टैंड इन कर सकती हूँ तेरे पेरेंट्स की तरह, लेकिन यहाँ पे जोहाना उसको गुस्से में कहती कि तू मेरी मॉम नहीं है, मेरे मामलों में यहाँ पे दखल देने से दूर रह तू। बट फिर यहाँ पे वही सीन होता कि जोहाना जैसे ही नीचे गिरने वाली होती, आंजे सेंस यहाँ पे आती है, लिटरली भाई यहाँ पे जोहाना को हक कर लेती है, जिस चीज को देख के जोहाना भी यहाँ पे रोने लगती है। एंड यहाँ पे हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि रोड का ब्रदर है, जो कि यहाँ पे अपने भाई के बारे में यानी कि रोड के बारे में बात करने से कुछ ज्यादा एम्बेरस फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका भाई यानी कि जो रोड है वो कुछ ज्यादा ही ओटाकू है, कुछ ज्यादा ही क्रिंजी फील करवाता है लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हम देखते हैं कि रोड भाई वहाँ पे पहुंच जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पे जॉर्डन नीचे गिरने वाला था, रोड अपने भाई को हक करता है, उसको सेव करने का ट्राई करता है। एंड ये सारा ही सीन भाई सारे जो पेरेंट्स है, सारे जो भाई हैं, जो मम्मी पापा हैं, जो भी
भी गार्डियंस है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अपने बच्चों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही इमोशनल है यार। सो सब लोग यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, जिस चीज को देख के यहाँ पे थॉमस तो लिटरली हंस रहा होता है कि यहाँ पे भाई बस कुछ ही बच्चे मरने वाले थे, लेकिन इन ट्रैश पेरेंट्स को देखो, अपने बच्चों को सेव करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। यहाँ पे अगर ये लोग उन बच्चों को सेव नहीं करते तो कम से कम कुछ ही बच्चे मरते, इन लोगों की जान नहीं आती। लेकिन भाई क्या ही कह सकते हैं, ये कुछ ज्यादा ही मजा आ गया मेरे को तो। डाइंग फॉर देयर चिल्ड्रन आउट ऑफ लव, लिटरली यहाँ पे थॉमस कहता है कि हंसते हंसते भाई मेरा पेट दर्द होने लगा। दिस इज लिटरली ब्यूटीफुल एंड अटरली पॉइंटलेस डेथ। लेकिन थॉमस की ये जो हंसी है ज्यादा देर तक टिकने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते कि सब लोग जैसे ही नीचे जाके गिरते, वो लोग भाई यहाँ पे मरे नहीं है, बल्कि सब लोग सेफ है। यहाँ पे हम रिप्ले और कॉलन को देखते हैं, जहाँ पे रिप्ले कॉलन से बात कर रही होती, आखिर हम लोग है कहाँ। जहाँ पे कॉलन कहता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सब लोग यहाँ पे अलाइव है, सब लोग यहाँ पे सेफ है। एंड तभी यहाँ पे इसी मोमेंट पे नीचे से भाई आवाज आती है कि अरे सुनो भाई, तुम लोग मेरे पेट के ऊपर हो, यानी कि मैंने एक राइस क्रैकर बना रखा है, लिटरली गोमू गोमू नो राइस क्रैकर, जहाँ पे तुम लोग मेरे पेट के ऊपर खड़े हो और तुम लोगों की वजह से मुझे काफी प्रिकली फील हो रहा है। तो क्या तुम लोग यहाँ से मेरे पेट के ऊपर से हट सकते हो। जहाँ पे हम देखते कि भाई लूफी एक राइस क्रैकर बन रखा है, जिसने भाई इन लोगों को सेव कर लिया नीचे फॉल करने से। सो ये लोग तो लूफी के ऊपर है, लेकिन लूफी भाई किसी और ही पर्सन के ऊपर है, यानी कि लोकी के ऊपर। जहाँ पे हम लोकी को लूफी से बात करते हुए देखते हैं, जो कि सब लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग भाई यहाँ पे मेरी बैक से उतर जाओ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फाइट करूंगा तो तुम लोग मेरे यहाँ पे बीच में आ जाओगे। एंड लूफी भी यहाँ पे लोगों से बात कर रहा होता है कि तुम लोग भाई यहाँ पे न जाने कहाँ से आ गिरे हो, अगर हम यहाँ पे नहीं होते फिर तो भाई यहाँ पे तुम्हारा खेल खत्म हो जाता लिटरली। बट लोकी भी लाइक मेरा तुम लोगों को सेव करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो एक डिस्ट्रॉयर हूँ, कोई सेवियर नहीं, मैं तुम लोगों की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बट वेल एनीवेज लेट्स मूव ऑन। जहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली सील एल्बाफ की तरफ ऊपर चलता है एंड एल्बाफ के ऊपर पूरे यहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली भाई थॉमस भी कंफ्यूज है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली भाई पूरा एल्बाफ यहाँ पे क्लाउड से कवर हो जाता है। एल्बाफ के ऊपर भाई थंडरस्टॉर्म आ जाता है, यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है पूरे एल्बाफ के अंदर, जिस चीज को देख के यहाँ पे सभी लोग शॉक रह गए। सडनली यहाँ पे पूरा एल्बाफ भाई हिलने लगता है, एल्बाफ के जो पेड़ है, एल्बाफ की जो पूरी जमीन है यहाँ पे हिलने लगती है। एंड सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज रिदम यहाँ पे एल्बाफ के अंदर बजने लगता है, जहाँ पे इस चीज को देख के जारुल भी शौक है कि आखिर एल्बाफ के अंदर हो क्या रहा है। एंड तभी जारुल कहता है ऑन अ स्ट्रेंज डे ऑफ स्नो लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म द स्काई शॉल बी कवर्ड बाय अ कोलोसल बीस्ट एंड अलोंग विद द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन द सन गॉड शॉल अपीयर। एंड इसी मोमेंट में यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कोलोसल बीस्ट यहाँ पे उड़ता हुआ एल्बाफ के स्काई की तरफ आता है, जिस चीज को देख के भाई यहाँ पे लिटरली सब लोग शॉक रह गए। इवन थॉमस और यहाँ पे ईमू भी इस चीज को देखते हैं एंड दे वर लाइक आखिर ये क्या चीज हम लोगों ने देख ली है यार। यहाँ पे हम देखते कि लूफी इन इज गियर 5 फॉर्म, जिसके साथ यहाँ पे राग्नी है, दोनों ही भाई यहाँ पे राइड करे काफी कोलोसल बीस्ट को, एक ब्लैक ड्रैगन को, जिसका साइज कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मैसिव है, जो कि और कोई नहीं अपना लोकी है यार, अपने डेलफ्रूट फॉर्म के अंदर, जिसके यहाँ पे डेलफ्रूट को तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे लोकी की आंखों से जो पट्टी है वो हट चुकी है। यहाँ पे लोकी की आइज को हम देखते लिटरली भाई काफी ज्यादा ही डेंजरस लग रही है। एंड लिटरली लोकी का यहाँ पे जो पूरा फॉर्म है, जो कोलोसल भाई यहाँ पे उसका साइज है, जिस चीज के बारे में यहाँ पे लूफी भी बात करता है कि भाई तेरा साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा, ये चीज काफी ज्यादा ही हिलेरियस है यार। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि लूफी अपने जायंट वाले फॉर्म है, इस चीज को कंफर्म करना अभी पॉसिबल तो है नहीं, पर अगर सही में यहाँ पे ऐसा है कि लूफी भी अपने जायंट वाले फॉर्म में, तो भाई एक बार तुम कंपेयर करो लूफी और लोकी के इस फॉर्म को, भाई लिटरली कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है। एंड क्या तुम कह सकते हो कि लोकी के इस फॉर्म को कोई हरा पाएगा भाई। जहां पे अब एल्बाफ के अंदर फाइट करने के लिए 2 सन गॉड आ चुके हैं, एक तो जो रियल सन गॉड है द नीका द गॉड ऑफ लिबरेशन अपना लूफी, जिसके साथ साथ हमको दूसरा सेल्फ प्रोक्लेम सन गॉड देखने को मिलता है द सन गॉड डिस्ट्रॉयर, जो कि अपना लोकी है यार। ईमू भाई यहाँ पे लिटरली अपने 2 फियर को फेस करने वाला है, जहाँ पे नीका तो आ ही चुका है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे ईमू उस पर्सन से भी मिलेगा जिसने हाराल्ड को मारा था, जिसके बारे में सोच के ईमू की यार लिटरली फट चुकी थी कि एल्बाफ के अंदर आखिर ऐसा कौन सा बीस्ट एग्जिस्ट करता है जिसने हाराल्ड जैसे मॉन्स्टर को मार दिया था।